कहानी शुरू होते ही हमें सबसे पहले एक आदमी बिल्डिंग के ऊपर से छलांग लगाते हुए दिखाई देता है। कुछ पुलिस वाले उसका पीछा भी कर रहे होते हैं, लेकिन डेड एंड पर आते ही उसने अपनी शक्ति से पुलिस वालों के सामने ही हवा में उड़ने लगता है। वहीं नीचे एक फीमेल एजेंट भी होती है जो बताती है लुइस के पास ग्रेविटी ब्लॉक है, इसलिए वो जहाँ भी दिखे उसे बिना सोचे भून डालो। जब थोड़ी देर बाद लुइस रुका तो उसने अपनी एक उंगली तोड़ डाली। अचानक उसके कानों में एक आवाज सुनाई पड़ती है, तो यही था तुम्हारा घटिया प्लान, जिसने लुइस की ही शक्ति का यूज करके उसकी उंगली को तोड़ा और उससे पूछा बताओ कहाँ है वो लड़की। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार लुइस को उस लड़की से कुछ सामान लेकर उस मास्क वाले जोकर को देने थे। अचानक उसने लुइस का मुंह पकड़ते हुए कहा कि उसे कामचोर लोग बिल्कुल पसंद नहीं। पीछे हम एक लेडी ऑफिसर को देखते हैं जो एक वॉल के बारे में सोच रही थी। उसने कहा काश मैं उस हिल गेट को एक बड़ी दीवार बनाकर बंद कर पाती। जिन लोगों के पास खास एबिलिटी होती है उन लोगों को कॉन्ट्रैक्टर्स बोला जाता है और वो सब एक डॉल नाम के मीडियम के थ्रू ट्रेवल करते हैं। पुलिस अब तक लुइस का असली नाम तक नहीं जान पाई, बस ये पता लगाना है कि उसका ताल्लुक फ्रेंच फोरेंग सोसाइटी से था। हालांकि फ्रेंच सोसाइटी ऐसे किसी आदमी को अपना मानने को रेडी नहीं है। लुइस के पास से उन्हें कोई भी क्रिमिनल जैसी चीज नहीं मिली। इसका मतलब उसकी शक्ति के पीछे कोई और कॉन्ट्रैक्टर ही था। लेकिन एक और अनजान को उसके आसपास महसूस किया गया है जिसने उसे मारा। उससे जुड़ा कोई भी केस आज तक सॉल्व नहीं हो पाया है। उनमें से एक युकाता कहता है अब ये मत कहना कि ये वही श्रापित कॉन्ट्रैक्टर है। रिसर्च इंस्टीट्यूट से कुछ पता चल सकता है अगर वहाँ छानबीन की परमिशन मिल जाए तो। एक शिनोडा नाम की लड़की है जिसने हाल ही में ही गेट के ऊपर पढ़ाई करके रिसर्च करना शुरू किया है। योशिमित्सु बोला गेट के अंदर की इंफॉर्मेशन को बाहर लाना नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी खतरा हो सकता है। असल में जो भी आम इंसान एक कॉन्ट्रैक्टर से मिलता है तो वो अपनी याददाश्त को भी खो बैठता है, इसलिए उन मॉन्स्टर के बारे में उन्हें जो भी रिमोर्स है उनका अभी तक पर्दाफाश नहीं हुआ है। मिसाकी जब काम की ओर निकली तो उसके साथ एक ग्रीन जैकेट वाला लड़का गुजरता है जो चेहरे से घबराया हुआ लग रहा था। जैसे ही उसने गेट खटखटाया तो अंदर से एक बूढ़ी औरत निकल आती है और कहती है तुम साले इस वालों को और कोई काम नहीं है क्या? तो उस लड़के ने हकलाते हुए कहा पर दादी माँ मैं तो इलेक्ट्रिशियन हूँ। ये सुनते ही औरत उसे अंदर बुला लेती है और टीवी ठीक करने की बात करती है। जब उस लड़के ने टीवी ठीक कर दिया तो वो औरत उस लड़के का नाम पूछने लगी। असल में ली शोहान को एक रूम भी चाहिए था। वो औरत उसे रूम देते हुए कहती है बेटे ध्यान रहे कि तुम्हारी तरफ से मेरे किराएदारों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। शोहान के बगल वाले कमरे में एक अजीब बिहेव करने वाली लड़की हारागुची भी रहती है जिसने उस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। शोहान अपने कमरे में आकर सारी चीजों को अच्छे से देखता है और खिड़की खोलकर वहीं पर कुछ देर बैठ जाता है। शाम के वक्त युकाता और नायासो एक क्लब में होते हैं। वो यहाँ पर शिनोडा को ढूंढने आए हैं। उनके साथ हारागुची बैठकर बातें कर रही होती है। जब वो उठकर वहाँ से गई तो नायासा बोला हमारा यहाँ आना ठीक नहीं है, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। युताका कहता है बिल तुम्हारा भाई देगा, तुम चिंता मत करो। जब वहाँ अगली लड़की आई तो नायासो को उसके ऊपर शक हुआ। वो सबको अपना आई कार्ड दिखाकर उस लड़की का पीछा करना शुरू कर देता है। जब हारागुची की नजर शोहान पर पड़ी तो वो घबरा गई, लेकिन शोहान जब उसे घबराता हुआ देखता है तो उसकी मदद करने के लिए छुपा लेता है। ऑफिसर्स के जाने के बाद हारागुची ने पूछा आखिर तुम आसमान में क्या देख रहे थे? जब शोहान ने कुछ नहीं बोला तो वो वहाँ से भाग जाती है और शहर में आकर छिप जाती है। इसी बीच एक लड़की ने पीछे से आकर उसे पकड़ लिया। उसका नाम जियान था जो हारागुची का ही साथी है। जियान उससे कुछ जानने की कोशिश में था पर हारागुची ने कहा मुझे लुइस ने कुछ भी बताने से मना किया है, जिस पर जियान उसका मुंह दबोचकर उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन एक और बार शोहान ने जियान को बेहोश करके हारागुची की मदद करी, पर कुछ देर बाद उनके पास सेंसिक रेडिएशन निकलती है जिससे जियान एक कॉन्ट्रैक्टर की तरफ बाहर आकर शोहान को ट्रेन के आगे फेंक देता है। वो हारागुची को बेहोश करके अपने साथ ले आता है। हारागुची ने देखा कि जियान अपने साथियों के साथ बैठा है। उसके उठते ही वो बोला तुम्हारा साथी लुइस मर चुका है, वो भी एक कॉन्ट्रैक्टर ही था। उसने कहा जिस बेवकूफ ने मुझ पर हमला किया था शायद वो भी भगवान को प्यारा हो चुका है। जब हारागुची बाहर आने की कोशिश में थी तब किसी चीज ने उन सबका ध्यान भटकाया और एक बिल्ली की मदद से वो उनकी आंखों से ओझल हो गई। लेकिन जियान को समझ नहीं आया कि सिक्योरिटी सिस्टम इतनी जल्दी फेल कैसे हो सकता है। कुछ देर बाद तीसरी बार हारागुची की मुलाकात शोहान से होती है। वो बारिश के बीच उसके कंधे पर सिर रखकर रोने लगती है। जब हारागुची शोहान की पीठ पर होती है तो वो स्टार्स को देखकर कहती है क्या तुम्हें पता है जब एक तारा टूटता है तो वो एक कॉन्ट्रैक्टर की मौत को दिखाता है। एक कॉन्ट्रैक्टर ठंडे खून वाला सुपरनेचुरल इंसान है। वहीं डॉल्स की कोई रूह होती है, वो अपने सामने आए किसी भी इंसान की याद को मिटा देते हैं। हारागुची पहले जिस लैब में काम करती थी ये सब उसने वहीं सीखा था, पर एक दिन उसके पेरेंट्स भी बुरी तरह एक एक्सीडेंट में मारे गए जिनकी कातिल एक कॉन्ट्रैक्टर ही था। मिसाकी अपने साथियों को जियान के बारे में बता रही होती है
जो मटेरियल्स के इस्तेमाल से कहीं भी टेलीपोर्ट होने की क्षमता रखता है। नाओयासु शर्मिंदा है कि वो जियान और उसकी साथी को पकड़ नहीं पाया। मिसाकी उन दोनों को थोड़ा आराम करने को कहकर वहां से चली जाती है। तो सुहान हारागुची को उसके घर लेकर जैसे ही पहुंचता है तो उसका रूम बिखरा हुआ होता है। वो डर के मारे सुहान को पकड़ लेती है और कहती है, मुझे खुद से अलग मत करो। उसने आराम करते वक्त कहा, मैं यहाँ 4 महीने पहले आई थी और तब से मुझे जिंदा होने का एहसास नहीं हुआ। पहले मुझे क्लब से डर लगता था, पर अब तो मानो मैं अपने काम को एंजॉय करने लगी हूँ। अब लुइस के जाने के बाद हारागुची वापस जाने की उम्मीद भी खो चुकी है। सुहान बोला, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चलो भाग चलते हैं, क्योंकि किसी भी वक्त कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ आते ही होंगे। पर इस बार उन्हें ढूंढने युकाता और नायासो आते हैं और सही टाइम पर सुहान उसे लेकर भाग निकला। वो अपने जान पहचान वालों से हारागुची के लिए पासपोर्ट रेडी करवाने वाला है। उसने कहा, हमें कुछ पैसों की जरूरत भी पड़ेगी। हारागुची ने कहा, मेरे पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे हमें कुछ पैसे मिल सकते हैं, क्योंकि गेट से जुड़ी कोई भी जानकारी ऊंचे दामों पर बिकती है। हारागुची ने सुहान को अपना असली नाम चियाकी बताया। तभी उन दोनों का ऑर्डर भी आ जाता है, जो इतना था कि 5 आदमियों का पेट भी भर जाए। चियाकी कहती है, तुम अगर ऐसे ही खाते रहे तो कुछ सालों बाद फूलकर गुब्बारा हो जाओगे। वो दोनों एक साथ काफी देर तक हंसते रहे, लेकिन अचानक चियाकी का सर भारी होने लगा और वो उठकर साइड में चली गई। सुहान के पीछे एक अजीब आदमी था जिसने उससे कहा, तुम जितने दिखते हो उससे कहीं ज्यादा चालाक हो। इससे पहले कि कॉन्ट्रैक्टर तुम्हें ढूंढे तुम्हें इस औरत को ठिकाने लगाना होगा। पर सुहान सुनते हुए भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। सुहान ने जब कॉन्ट्रैक्टर्स को आते हुए देखा तो वो चियाकी को लेकर वहां से भाग निकला। अलान के साथ एक अजीब मुस्टंडा इंसान भी होता है। लगता है इन्हें फूल पत्ते खाने का शौक है। वो टोपी वाला यिन से कहता है, लगता है ये शुन का बच्चा हमें धोखा देगा। वो पहले ही काफी टाइम ले चुका है। भागते वक्त शुन की बाजू पर एक गोली लगी थी, जिसके ऊपर कपड़े बांधते हुए चियाकी कहती है, ये सब मेरी गलती है। मैं जब भी भागने की कोशिश करती हूँ कोई न कोई हमें ढूंढ ही लेता है। जब उस कॉन्ट्रैक्टर ने चियाकी के पेरेंट्स को मारा था तब वो खुद भी एक बच्चा ही था। उसका चेहरा तो उसे ठीक से याद तक नहीं, पर उससे निकलती सिंक्रोनाइज रेडिएशन बहुत चमकदार और खूबसूरत थी। वो सीन आज भी चियाकी को झंझोड़ देता है। जिसके बाद हम उन दोनों को एक ट्रेन में देखते हैं। जियान पीछा करते हुए यहाँ तक भी आज पहुँचा। सुन किसी तरह चियाकी को बाहर ले आता है, पर वो अचानक से जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है, चियाकी सब कुछ भूलकर वहीं फ्रीज हो जाती है। मिसाई को खबर मिलती है कि चियाकी को पुलिस वालों ने कब्जे में ले लिया है, पर वहीं उसकी लाश भी पुलिस वालों के हाथ लगी है। चियाकी ने अपनी जान बचाने के लिए पुलिस वालों के हाथ से पुलिस वालों की गन ली और वहां से भाग निकली। जियान ने शुन को जैसे ही देखा उसने कहा, तो तुम भी एक कॉन्ट्रैक्टर ही हो ना जिसने लुइस को मारा था। और ये सब चियाकी ने सुन लिया, लेकिन ये सब जियान की एक चाल थी। चियाकी असल में उसकी ही मेमोरीज से बनी एक डॉल थी, जिसे बचाने के लिए शुन ने अपने सीने पर गोली खाई। अलान को लगा कि शुन का काम खत्म, पर उसके पास बुलेट प्रूफ जैकेट थी। शुन अपने स्ट्रिंग से अलान और उसके साथी दोनों के टुकड़े कर डालता है। जियान ने चला के दिखाते हुए शुन को जब मारने की कोशिश करी तो चियाकी की मेमोरीज उसे बचा लेती है। टाइम रहते जियान वहां से भाग निकला। हुआक शुन से कहता है, जब तुम्हें पता था कि चियाकी एक डॉल है तो तुमने उसे मारा क्यों नहीं। जियान टेलीपोर्ट करके पानी में से बाहर निकलता है और घबराई हुई हालत में कुछ पत्थरों से कहता है, जहाँ सुहान ने पहुंचकर उसे ठिकाने लगा दिया। उस शाम मिसाकी सुहान से पूछताछ करने आती है और कहती है, हमें इस हारागुची के बारे में कुछ बता सकते हो। सुहान ने मासूम चेहरा बनाते हुए कहा, मैम मैं तो यहाँ कल ही शिफ्ट हुआ हूँ, मुझे तो इतना कुछ मालूम नहीं। मिसाकी जाते हुए बोली, तुम्हें कुछ याद आए तो हमें जरूर कांटेक्ट करना। पर उसे सुहान पर भी शक हो रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है एक नई जगह पर, जहाँ एक रेस्क्यू ऑफिसर खून से लथपथ होकर आगे बढ़ रहा होता है। उसके चारों ओर लाशों का ढेर होता है और जैसे ही उसकी मदद के लिए कॉल आया वो घबराते हुए बोला, तुम में से किसी को भी यहाँ आने की जरूरत नहीं है। फिर हम चलते हैं सुहान के रूम की ओर। उसने अपने लिए टेबल भर के नाश्ता बनाया जिसे वो एंजॉय कर ही रहा था कि तभी उसकी बिल्ली साथी भी वहाँ आ गई। पर बूढ़ी मालकिन ने उस बिल्ली को पकड़ लिया और बोली, ये तुम्हारे ही कमरे से बाहर आई है तो इसे मजा चखाना होगा। मालकिन ने सुहान को किसी भी जानवर को खाना देने से साफ इनकार कर दिया। सुहान ने जाते हुए कहा, मुझे आते वक्त देर हो सकती। बेचारे अपने साथी को आंटी के पास यूं ही छोड़ जाता है। सुहान ने आगे जाकर एक लीन से पैकेट लिया, ट्रेन में बैठकर निकाल लिया। वो जैसे ही ऑफिस पहुंच जाता है उसका बॉस आकर कहता है, मेरे प्यारे दोस्त, क्या तुम इस पैकेट को टारा नाम जगह पर छोड़ाओगे। जिस आदमी के पास सुहान को जाना है
उसके बारे में बॉस बोला, तुम्हें पता है कि वो गेट वाले इंसिडेंट से बच निकलने वाला एक इकलौता इंसान है, पर लगता है वो अपनी आत्मा को वहीं भूल आया है। सोहान जैसे ही उसके रूम में आता है वो उस अजीब आदमी की टेबल पर पड़ी चीजों को निहारने लगता है, पर उस आदमी ने सोहान को अपने काम पर लौट जाने को कह दिया। वहीं हुआन दो लोगों पर नजर बनाए हुए है। जब वो दोनों अंदर आए तो हमें पता लगा कि उनमें से एक काला इंसान कॉन्ट्रैक्टर है और पीले बाल वाले का नाम कैंथे था, जो पहले तो लुक को खूब सुनाता है और फिर एक ग्रैंड बोतल निकालता है। लुक ने होशियारी दिखाने के लिए बोतल को ही ऊपर से काट डाला। कैंथे ने कहा, हमें तब तक वेट करना होगा, तब तक वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, जिसके बाद हम उस इकलौते बचे इंसान को कॉल उठाता देख जो उसे निशी तोयोतामा मिडिल स्कूल के हेडमास्टर ने किया था। वो तभी हाफता हुआ बाहर आता है और सोहान से कहता है, क्या तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस है? असल में कोजो टारा नाम का बचा कुचा इंसान हमें एक लड़की के साथ स्कूल में दिखता है। कोजो उस लड़की को हाथ पकड़कर उसे ऑफिस से बाहर ले आता है। कोजो ने उस लड़की से रास्ते में पूछा, क्या तुमने सच में कुछ सबूत जलाकर मिटाने की कोशिश करी? जब उस लड़की माई ने मना किया तो कोजो जबरदस्ती उसके हाथ पर बंधी पट्टी को देखने लगा। असल में उसकी गाड़ी सोहान ही ड्राइव कर रहा था। माई उसके सामने ही उठकर वहां से चली जाती है। जब भी कोई माई से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछने लगता तो वो साफ इनकार कर देती है। उसके दोस्त ने ऑफर देते हुए कहा, आज तुम मेरे घर डिनर के लिए क्यों नहीं चलती? मेरी फैमिली को तुम्हें देखकर अच्छा लगेगा। मगर माई ने रास्ते में से जाने से मना करते हुए कहा, मैं नेक्स्ट टाइम आती हूँ। वो क्या है, मेरे डैड बेकार में परेशान होंगे। माई जैसे ही घर पहुंची तो कोजो ऑफिस के सीनियर्स को डांट रहा था, इसलिए वो सीधा लाइब्रेरी की ओर निकल आती है। उसने वहां से एक बुक उठाई और बिना पैसे दिए वहां से जाने लगी। माई को वहां सोहान मिलता है, जिसे देखकर वो मुंह बनाकर वो वहां से निकल जाती है, लेकिन सोहान ने उसे अपनी छोटी बहन बताकर उसे वहां से किसी तरह निकलने दिया। थोड़ी आगे जाने के बाद माई ने चिल्लाते हुए सोहान से कहा, तुम मेरा पीछा करना बंद करो और कहीं दूर चले जाओ। वो इस वक्त घर नहीं जाना चाहती थी। उसका मन हल्का करने के लिए सोहान उसे पार्क में ले आता है। रात में वो जगह थोड़ी डरावनी दिख रही थी, लेकिन पलक झपकते ही सोहान ने पार्क की सारी लाइट्स और राइड्स ऑन कर दी। गार्ड्स के आते ही उन्हें दुम दबाकर भागना पड़ा। तेज भागने के कारण सोहान को भूख लगाती है और वो हमेशा की तरह खाने पर टूट पड़ता है। उजाला होते होते उन दोनों ने एक दूसरे को जानना शुरू किया। माई अफ्रीका से है। वो अपने हाथ की पट्टी खोलकर सोहान को दिखाती है और कहती है, बचपन में मुझे बताया गया था कि मेरे हाथ में एक एमुलेट है जो मेरी रक्षा करता है। जब उसे पता लगा कि सोहान भी यहाँ अकेला ही रहता है तो माई बोली, लगता है हम दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। जब वो आगे बढ़ रहे थे तो सोहान को कुछ दुश्मनों के आने की भनक लग जाती है। वो उन्हें रोककर माई को भाग जाने को कहता है, मगर एक टाइम ऐसा आया जब बदमाशों ने माई को बंदूक की नोक पर घेर लिया। ये देखते ही उसके शरीर में तेजी से बदलाव आने लगता है और कुछ देर बाद शहर में भयंकर आग लगने की खबर आती है।